बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। पानी रोका गया तो उसे जंग का इक़दाम भी समझा जाएगा। नेशनल असम्बली इजलास के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पे ये करारदाद मंजूर कर ली गई है, मगर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि दरियाई चनाब पर डैमों पर भारत की तरफ से पानी रोके जाने की खबरें इस वक्त मुसलसल गर्दिश के अंदर हैं, जबकि दरियाई जेहलम के अंदर भी बताया जा रहा है कि पानी की कमी का अंदेशा पैदा हो चुका हुआ है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आइंदा माली साल का बजट है उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमें खास तौर पे स्टूडियोज में हमारे बड़े ही मौजूद मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सीनियर सियासतदान हैं, आलमी उमूर के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। मैं वेलकम करूंगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दोनों तरफ जो सिचुएशन बन गई है और ऐसा लगता है कि हमसाया मुल्क भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, सूरत यार ऐसी बन गई है, ये कितना क्रिटिकल हो सकता है मौजूदा हालात के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो? जी, मैं समझता हूँ कि जो 22 तारीख को जो ये वाक़या पिछले महीने की हुआ था, अप्रैल को, तो उस वक्त जो 2-4 दिन बहुत ज़्यादा तनाव रहा और जिस तरह की वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, और इवन हमारी कैबिनेट मिनिस्टर भी ये कहते रहे कि 24 से 36 घंटे के अंदर जो है हमले का इम्कान है। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस तरह के ही खदशात का इजहार किया। तो अब लगता है थोड़ा सी तनाव में कमी आई है, और ऑफ कोर्स तैयार तो हर सूरत में रहना ही चाहिए, मगर यह है कि जो इशारे आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में मोदी साहब जो है अपने जर्नैलों को ये फ़ैसला करके कि वो तयन करेंगे कब किस वक्त उन्होंने रिटेलिएट करना है, और उसके बाद वो बाकी रियासतों के विज़िट भी हैं। फिर इंटरनेशनली भी जो है जो इशारे डी-एस्केलेशन के आ रहे हैं, आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी बड़ा जो है उन्होंने बराबरी का एक किस्म का स्टेटमेंट आई है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि जी कशीदगी जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। वक़्त तकाजा है कि दोनों ममालिक तअम्मुल और दानिशमंदी का इजहार करें, और फ़ौजी हल कोई हल नहीं है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त मुल्क में, उनकी हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल और नेशनल और ख़ित्ते के जो मामलात हैं, थोड़ी सी तनाव में कमी के इशारे मिल रहे हैं। पर मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त से हमारी साथ आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि मुशाहिद हुसैन साहब उन्होंने हमें स्टूडियो में वक्त दिया है। तो मैं शाह साहब आपसे ही शुरू करता हूँ कि तनाव में तो कमी आई है, तैयार भी रहना चाहिए, मगर बला टल गई है कि अभी ये और हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब और बाकी और व्यूअर्स को भी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी इंगेजमेंट मिलिट्री स्ट्राइक इंडिया की तरफ से होगी। छेड़छाड़ होगी, गड़बड़ होगी, गंद करने के वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उनको एक जो मालूम हो गया कि पाकिस्तान से एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि अगर कोई भी चीज़ उन्होंने गड़बड़ की तो वी विल हिट बैक हार्ड, और ये इट विल बी पुलवामा प्लस। पुलवामा में अब याद है 2019 में उन्होंने किया था, तो हमने जवाबी कार्रवाई 24 घंटे में की। 2 जहाज़ उनके हमने गिराए, उनका पायलट कैप्चर किया। और मुझे याद है उस वक्त मुझे CNN का फ़ोन आया मुझे कि जनाब सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, देयर विल बी फुल फ्लेज्ड वॉर। मैं कहता देयर विल बी नो वॉर। तो वो हुआ। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी मुकम्मल हम आहंगी भी है और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी है और हिम्मत, सलाहियत और नीयत भी है कि कम वॉट में कोई भी एक्शन हुआ इंडिया का तो हमारी तरफ से इमीडिएट एक मैसिव रिटेलिएशन होगी। तो आप फिर देख लें, इट्स सिचुएशन इज क्वाइट क्लियर ऑन दैट। जी शाह साहब, 2019 के अंदर ये जब हुआ और उसके बाद जाहिर है उन्होंने बालाकोट का एलिजिडली किया, हमने उसको स्ट्राइक बैक किया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है, और अभिनंदन का वाक़या जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त के माहौल में ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो मूड था और आज के पहलगाम के वाक़े के अंदर क्या फ़र्क पड़ गया है? मेरे ख्याल में 2 बुनियादी फ़र्क हैं 2019 के पुलवामा के क्राइसिस के और 2025 के पहलगाम के क्राइसिस के। एक तो खैर कॉमन चीज़ ये है कि दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे इंडिया की तरफ से,
वो भी और ये भी। लेकिन एक है कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त ख़ास तौर पे जो मिलिट्री हाई कमांड है, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। और मेरे ख्याल में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जो मैसेजिंग हुई है, जो दबंग बयानात आए हैं, जो क्लैरिटी के साथ, चाहे वो अब्दाली की फायरिंग हो या टैंक पर तकरीर हो या बयानात हो, वो ज़रूरी थे। सब सेमेंटिक्स भी, सब्सटेंस भी। तो 2019 में थोड़ी सी मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। कुछ जगह घबराहट भी थी, कुछ कह भी रहे थे, देवर एज ए से इन इंग्लिश देवर ऊज एंड आज, क्या करें क्या ना करें। इस दफ़ा वो क्लैरिटी है। और दूसरी, इंटरनेशनल सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इंडिया को काफ़ी सपोर्ट थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, हमदर्दियाँ भी थी और आशीर्वाद भी थी। इस दफ़ा मज़े की बात है, आप देखा होगा कि द बिग थ्री, यूएस, चाइना, रशिया, उनका एक यकसा मौक़िफ़ है इस इशू पर। यूएस ने, बल्कि मैं दाद देता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तान, वेरी गुड फ्रेंड्स विद इंडिया, एंड द रूट कॉज इज कश्मीर। कश्मीर को वो लेके जी, और खुद फिगर आउट करें, ताकि उन्होंने बराबरी की बुनियादों की कोई साइड नहीं ली। रशिया जो इतना दोस्त रहा है इंडिया का, उन्होंने भी बड़े अच्छा बयान दिया। और चाइना तो खैर हमारा जो जिगरी यार है, उससे चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है, और उन्होंने क्लियरली रेड लाइन डिफाइन कर दी कि जनाब अगर कोई भी आंच आई तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अल्टीमेटम मेरे ख्याल में इंडिया के लिए। और एक और नई सिचुएशन आ गई है। अब इंडिया को एक मुल्क है और बड़ा अजीम मुल्क है, मैं समझता हूँ, बांग्लादेश। उनके एक जनरल, मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर, तो हमें चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएं और जो 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हम उसको कैप्चर कर लें। मैं आपकी ट्वीट देख रहा था शाह साहब कि भारत को इस वक्त 3 फ्रंट की वॉर जो है ना पेश नजर है। तो ये एक नई सिचुएशन पैदा होगी, इट वाज अनथिंकेबल। चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जी जी जी। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन पैदा होगी। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग न्यूज़, द इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, सब ने यकसा लिखा है कि अभी तक इंडिया कोई वेरीफाइबल, क्रेडिबल सबूत पाकिस्तान के खिलाफ पेश नहीं कर सका जो लिंक करे पाकिस्तान को पहलगाम के साथ। इल्ज़ामात यस, बट सबूत कोई पेश नहीं कर सका। तो इंडिया का केस बड़ा कमज़ोर रहा है, एंड दे आर नो टेकर्स फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और द इंटरनेशनल मीडिया। शाह साहब, ओवरऑल भी पिछले 2019 के और अब में जो इंडिया का एक सो कॉल्ड सॉफ्ट इमेज होता था, तो ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, तो ये जाहिर है पूरी दुनिया में ये इंडिया का ये पिछले 5-6 साल में जो इमेज है वो पहले के मुकाबले में कोई उतना मुस्बत नहीं रहा। फिर यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के बेताशा वाक़यात हुए, तो पूरी दुनिया ये चीज़ें देख रही है, इसका भी फ़र्क पड़ा है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने सही पॉइंट आउट कि 2 चीज़ें नहीं हुई है ना उसके बाद, पुलवामा के वाक़या के बाद। एक तो इंडिया ने एनेक्सेशन की ऑक्यूपाइड कश्मीर की, और एक डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने की कोशिश की गई, और वो प्लांट किए गए बाहर से लोग, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट मजहब के, जिसको रेजिस्ट किया गया कश्मीरियों के अंदर। एक और शाह साहब 2019 में एक बहुत बड़ा वाकया ये भी हुआ कि 370 आर्टिकल जो अपने आइन का था उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, जिसका एक और जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस था जिस पे इंडिया ने गौर नहीं किया था करने से पहले, कि चीन जो है लद्दाख के अंदर पार्टी था, और उसके बाद वो गलवान वाला वाक़या भी हुआ, और उसके बाद से कश्मीर के अंदर जो कि हमेशा से एक रोल तो था, मगर वो एक डॉर्मेंट चीन का रोल था, अब वो एक्टिव रोल होके 2 फ्रंट चाइना का वो भी फ्रंट भी अब इंडिया के लिए सिचुएशन आ गई है। दूसरा इस उसमें आपके ख्याल में, क्योंकि सारे ही आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखते हैं, मगर चीन के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि आप पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको वहाँ चीन में बीजिंग में बुलाया भी जाता है, ख़ास तौर पे इन योर ओन कैपेसिटी, तो चाइनीज़ फैक्टर ये इंडिया को डिटर करने में कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने, हिंदुस्तान ने कब्जा किया गासबाना, गैर कानूनी, ऑक्यूपाइड कश्मीर तो था, एनेक्स कर दिया, पूरा कब्जा कर लिया और एक पार्टीशन भी कर दिया। 5 अगस्त को ये किया। 7 अगस्त को अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं और जो मोदी के हेंचमैन है, राइट हैंड मैन है, उसने बयान दिया लोकसभा में।
उसने कहा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमारी नजरें हैं आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन। चीन बड़े, उनका एक अंदाज जो डिप्लोमेसी का वो बड़ा सटल होता है। उनका ये जुमला कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है उसको हम ब्रीच नहीं करने देंगे, उसकी वायलेशन बर्दाश्त नहीं होगी, इसका उर्फ आम में आपसे मतलब देंगे। मैं ज़रा चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, ये प्रोफेसर जो ये विक्टर गाओ का ये जो बयान इंडियन मीडिया के ऊपर हुआ, ये वैसे भी उनका बयान छपा था, उस पर ख़ास तौर पे उनको कॉर्नर में करके डिफेंसिव करने की, तो क्या कहा उन्होंने? ये निहायत संजीदा मामले के ऊपर बड़ा ही उन्होंने हार्ड किस्म का एक रिएक्शन जी प्रोफेसर गाओ, हालांकि ये डायरेक्टली हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर क्योंकि डेंग जियाओपिंग के ट्रांसलेटर रहे हुए हैं तो चाइनीज उसके अंदर इनको बड़ा संजीदगी से लिया जाता है। किस हद तक ये चाइनीज गवर्नमेंट की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे थे और क्या शासन मैसेज दे रहे हैं? ये मैं समझता हूँ जो विक्टर गाओ साहब ने कहा, जो मेरे बाय द वे पर्सनल दोस्त भी हैं, जब मैं जाता हूँ बेजिंग, कई हम कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे रहे, और उनकी बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बड़े आराम से गुफ्तगू करते हैं। और मैं फिर उनसे पूछता हूँ, यार क्या वो क्या हुआ डेंग जियाओपिंग ने जब गुफ्तगू की अमेरिकनों के साथ या फलाने के साथ, कोई ये तर्जमान थे ना, ही वॉज इंटरप्रेटर, तो उनकी बड़ा माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा है, और अब भी एक थिंक टैंक का वाइस प्रेजिडेंट हैं। देखें जी, ये विक्टर गाओ ने साहब ने जो बात की है, दैट रिप्रेजेंट्स द व्यूज़, the sentiments of the people, the government and the Communist Party of China। और उसने बड़ी जो स्ट्रांग बातें की ना कि हमारी कमिटमेंट है एज आयरन क्लैड एलाइज टू डिफेंड द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट एनीवन, कोई भी। इससे मतलब है बड़ी क्लियर मैसेज। मैं तो समझता हूँ इट्स ऑलमोस्ट अ वार्निंग टू इंडिया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अल्टीमेटम कि जनाब बच्चू, बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना। हमारा उनके साथ मिलिट्री अलायंस नहीं है, मगर मुझे नहीं याद पड़ता चीन ने खुलेआम जो है इस तरीके इन अल्फाज के अंदर सीधा वर्चुअली इस तरह जिस तरह मिलिट्री एलाइज के मुतल्लिक कहा जाता है। तो शायद ये जो सीपैक का हिस्सा है, फिर ये जो 370 का एक ओवरऑल, और दूसरा जो इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी है कितने कई साल से कि अमेरिकन कैंप में बहुत ज़्यादा वो जा चुके हैं, मगर ना अमरीका से पजीर आई हुई, ना जिस तरह आप कह रहे थे बिग थ्री की रिएक्शन के, रूस जो उनका हमेशा उनके साथ खड़ा होता था उसने भी दरमियाना रोल रखा, और चीन की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन आना, इसलिए इंडिया में बड़ी जुलाहट नजर आती है मीडिया के रिएक्शन पे, इंटरनेशनल रिएक्शन पे, वेस्ट के रिएक्शन पे। जी शाह साहब जी, इंडिया का देखें ना कि जो रिएक्शन हुआ है, जो थोड़ा सा जो उनको खौफ भी पैदा हुआ है, और मैं समझता हूँ इंडिया में जरा बौखलाहट और कंफ्यूजन है। आप देख रहे हैं कि कभी कुछ बयान आ रहा है, कभी कुछ, दे हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज। उनका ये जो सरप्राइज इन द सेंस कि जो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल हुआ है इंडिया के बयानिया के ऊपर, इंडिया का ख्याल था कि हम आते आके बैशिंग करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे और हमारे यार दोस्त दिल फॉल इन लाइन, और फिर देखें पाकिस्तान पर दबाव कैसे आएगा। वो तो उल्टा उनके गले पड़ गया है। दे आर और अभी और पाकिस्तान के साथ जो सोलिडिफाई हुए सपोर्ट, एक तो पाक चीन दोस्ती के हवाले से मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो चाइना के जो कोर इंटरेस्ट है, बुनियादी मफादात है, वो हर मरले पर हर वक्त उनके साथ पाकिस्तान भी खड़ा रहा है। और चाहे वो तिब्बत, शिनजियांग, हांगकांग, साउथ चाइना सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, सारे इश्यूज पर, और चाइना भी पाकिस्तान के साथ चट्टान के ऊपर खड़ा है। चाहे हिंदुस्तान की बालादस्ती का इशू हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हो, तो एक हमारी जो हम आहंगी है, मुश्तरका मफादात हैं और एक मुश्तरका सोच है, वर्ल्ड व्यू सिमिलर है, वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाइना इज़ पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड, पाकिस्तान इज चाइनाज बेस्ट फ्रेंड। और एक उसने खुद भी कह दिया कि आयरन क्लैड एलाइज, जो आपने कहा ना कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ उनको कॉर्नर में करके, ये मैंने पूरा नहीं दिखाया कि वहाँ से वो जो साथ में इंडियन मुबस्सिर बैठे हैं ब्राह्मा चैलेंजी, वो बहुत ज़्यादा हॉकिश हैं और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, और जो एंकर साहब ने भी उनको कॉर्नर में करके डिफेंसिव करने की कोशिश की। तो उसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा ऑल वेदर एंड आयरन क्लैड जो है ना इसको रिपीट किया। ओवरऑल शाह साहब काफ़ी जो हम
2019 का और आज का मुकाबला कर रहे हैं, एक तो ये कि उस वक्त ये टू फ्रंट वाली सिचुएशन भी नहीं थी, क्योंकि उनका LAC जो लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल है चाइना के साथ, वो कई दहाइयों से डॉर्मेंट वो एक्टिव हो गई। तो उनको एक तो कश्मीर के अंदर जो इस वक्त रिजेंटमेंट है, सो सप्लाई लाइंस को भी खतरा है, फिर ट्रूप्स की डिवीजन एक चाइनीज फ्रंट पे भी रखनी है, पाकिस्तान पे भी रखने। सो ये फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जो कि जिस वजह इंडिया ने शायद इनको इनकॉम्पस नहीं किया था, और जो रिएक्शन जो आया और जो सूरत हाल बनी उस पर क्लियरली वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं नजर आ रहे थे। देखिए ना कि 2019 के फरवरी 2019 के बाद जून 2020 में क्लैश हुआ है ना इनका, जो गलवान में हुआ और जो बड़ा क्लैश था जिसमें इंडिया को काफ़ी फेंटी पड़ी, और फिर एक और हुआ था छोटा सा जनवरी 2021 में जब सीज फायर की उन्होंने बात की। तो उस हवाले से जो एक नई कशीदगी, नई सूरत हाल चीन और हिंदुस्तान में पैदा हुई, और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि बाद में फिर वो जब बाइडन भी आया तो उसने तो हिंदुस्तान के साथ बहुत ख़ास कुर्बत पैदा की ना। वो क्वाड को एक्टिवेट किया, एक ऑकस नया तंजीम बना दी उनको, और असला भी दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दी। तो वो उनका उसका महवर है उस इत्तेहाद का था अमेरिका और हिंदुस्तान का, चाइना, एंटी चाइना। वो खैर चाइना इंडिया के लिए बहाना है, असल उनका निशाना पाकिस्तान है बाय द वे। चीन से उनकी जरूरत नहीं है लड़ने की, वो डरते हैं चीन से। तो अब पाकिस्तान ने फिर इसलिए हमने भी बड़ा एक स्ट्रांगली एक्शन लिया और अपना डिफेंस करने के लिए सारा कुछ किया। तो मजमूई तौर पर जो एक रीजनल सिनारियो भी है साउथ एशिया का, मालदीव्स में इलेक्शन होते हैं, इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, बांग्लादेश में एक अवामी इंकलाब आया है, स्टूडेंट रेवोल्यूशन, जिन्होंने अखाड़ दिया है हिंदुस्तान नवाज हुकूमत को। और वो उनके जनरल अब कह रहे हैं कि जनाब हमारी नजरें हैं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, छोटा सा एक कॉरिडोर है, अगर वो स्नैप हो जाए तो क्या होगा फिर। चिकन स्नैक और चिकन स्नैक का जिक्र आपको पता है डॉक्टर यूनुस साहब ने बीजिंग में भी किया, उन्होंने उसका भी जिक्र किया था अपनी जब ये चाइना गए थे हाल ही में। तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। शाह साहब, पाकिस्तान चीन की जो मिलिट्री अलायंस की या कॉपरेशन ख़ास तौर पे एयरफोर्स के हवाले से, वो इसकी इतनी डिटेल्स नहीं आती, मगर हमें इंडिया के रिएक्शन से पता चलता रहता है कि अब चूँकि इंडिया और चाइना की डायरेक्टली वो एक्टिव भी LAC हुआ है कि जी उनको क्या ख़तरात हैं कि पाकिस्तान के पास साइबर के हवाले से उनकी जो है सैटेलाइट्स की एक्सेस, उनकी जो एंटी मिसाइल, एंटी डिफेंस, वो सारी। अभी रिसेंटली जो एक ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट आई कि 29 और 30 की रात को ये खबर थी कि 4 जो राफेल जो है उन्होंने लाइन ऑफ LOC क्रॉस नहीं की, अलॉन्ग दी LOC जो है सेबर रैटलिंग की। तो हमें ये खबर चली और उसकी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके बकौल ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि हमने उनके जैम कर दी थी उनकी राफेल की कम्युनिकेशन और उनको श्रीनगर में लैंड करना पड़ गया। उसका डिनायल इंडिया की तरफ से नहीं आया, पर इंटरनेशनली इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बड़ी एक डिबेट छिड़ी हुई है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक और चीज़ ना भूलें कि पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और चाइना इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी मैं पढ़ रहा था एक द इकोनॉमिस्ट में कवर स्टोरी आई थी, चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर। हंसी इसलिए आ जाती है कि 2000 से लेके 1990 से इकोनॉमिस्ट के अंदर हर हफ्ते 1-2 आर्टिकल्स होते थे कि चीन का झूठा ये तरक्की नहीं कर रहे। अब ये स्टेज आने थी कि इकोनॉमिस्ट में ये छप रहा है। अब देखा ना वो असलियत जो होती है वो 20 साल की सिलसिला। और दूसरी एक और स्टडी में देखा था, हार्वर्ड की आई है, उनके प्रोफेसर ग्रैम एलिसन है, और स्टडी का नाम है द ग्रेट टेक राइवलरी चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स। चनाब का पानी उन्होंने रोक लिया, जेलम का रोक लिया, तो ये जो उसकी एक लिमिट है शाह साहब, लोग आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ऑफ कोर्स ये इस वक्त सोइंग का सीज़न होता है, पानी की शिद्दत होती है और डैम्स में इस वक्त किल्लत होती है पानी की, चंद दिन रोकने से भी फ़र्क पड़ता है, मगर महदूद वसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और इंडिया की कैपेसिटी के, उसको रोक लेंगे। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये धमकी है,
और ठीक है, ये सरवर साहब ने ठीक फरमाया कि उधर प्रोटेस्ट आ रहे हैं हमारे फार्मिंग कम्युनिटी से, लेकिन शॉर्टेज ज़रूर है वाटर का, लेकिन ये एक छेड़छाड़ है और ये एक सर्टन लेवल पर दबाव की है, जो अपनी चाहत तो है उनकी ये काम करने का कि पाकिस्तान को चोक ऑफ करें, लेकिन उनके पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वैसे भी ये देखें ना, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको आप यूनिलैटरली कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो इलीगल होगा, वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर होगा, वायलेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एग्रीमेंट होगा। तो ये धमकी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है कि आबी जारियत कह लें या हाइडल टेररिज्म कह रहे हैं, इसकी वो कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ जरूर करेगा, गन जरूर करेगा। मतलब है कि हम ये देख लें, लो इंटेंसिटी वॉर की बात में, ये दहशतगर्दी की, मैं तो कहता हूँ इंडिया की है व्हाट आई कॉल अ 3D स्ट्रेटजी। डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान। अभी देखे ना, वो चले गए IMF के पास, वो फाटफ के पास, ये डैमेज करने की बात है ना, और डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी करे, सारा करें। तो नुकसान जितना पहुंचा सकते हैं, जितना वो कोशिश करेंगे जरूर। शाह साहब, ये तो पहले भी जो कर सकते हैं इंटरनेशनली हमें आइसोलेट करने की, इन ब्रिटेन वुड्स के इदारों पे प्रेशर डालने की, या सिंतास की धमकियां जो पहले ही कर सकते थे वो कर ही रहे हैं। तो अभी फौरी शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं कि वो हॉट वॉर की कोई पॉसिबिलिटी, इम्कान नहीं नज़र आता, और जो है हमारी एयर स्पेस की भी वायलेशन वो शायद इस बात का बहुत कम इम्कान है कि वो करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? बस ये जिस तरह स्लो डाउन हो रहा है ऐसे ही होकर ये फिजल आउट कर जाएगा? देखिए ना, एक ये सिचुएशन आ गई है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, नो वॉर नो पीस। ना जंग है ना अमन है। इसका मतलब है टेंशन रहेगी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। उसमें यस, उनका एक नज़र वो भी है, क्योंकि उनकी नेवी काफ़ी बड़ी है, कि कोई कराची का नेवल ब्लॉकेट की बात करें, लेकिन वो भी दैट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। मिसाइल करते हैं तो उसका भी जवाब होता है। फिर कुछ बॉर्डर्स है, ज़रा एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है सियालकोट वाली, लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि लोग कैपेसिटी बट हाई वैल्यू को चीज़ की जाए। लेकिन देखें ना, सर्वर साहब माइंड नहीं करेंगी, मैं आई माइट से कि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, अ वुमन इज नॉट, यू कैन नॉट से अ वुमन इज हाफ प्रेग्नेंट। या तो जंग है या जंग नहीं है, दरमियान में कुछ या आइदर शी यू से कि नहीं जी ये लिमिटेड वॉर होगी, नहीं जी सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो दो गोलियां। वंस यू क्रॉस दैट रेड लाइन, एक गोली भी चल गई तो वो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर हर किस्म की जंग हो सकती है, उसकी लिमिटेड नहीं कह सकते कि नहीं जी उसके टेम्परेचर ये रखे जंग का, देन एनीथिंग कैन हैपन। जब दोनों मुल्क फिर वो हम पर डिपेंड करता है हम जवाब क्या दें। न्यूक्लियर कंट्रीज भी हों तो फिर ये स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। पर ओवरऑल शाह साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि इंडिया को तैयार नहीं था, ये जुलाहट जो नज़र आती है कि इंटरनेशनली भी उनको उस तरह की पजीराई जो पहले नहीं मिलेगी, उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5-7 साल में मोदी का एक झुकाव, अपनी मेजर पॉलिसी शिफ्ट की कि रूस से उनके अभी भी तल्लुकात हैं, मगर वो पहले वाली बात नहीं। जिस तरह हमारा चीन का एक कांस्टेंट ये आयरन क्लैड और ऑल वेदर स्टेटमेंट जो है, ये पिछले कई दहाइयों से जारी है और ये इसमें कभी दरार नहीं आई। उनके जो रूस के साथ इस तरह के ताल्लुकात थे, मगर ये अमेरिका के झुकाव की वजह से वो फ़र्क पड़ गया, और अमेरिका से भी उनको वो जब ये नहीं मिली, क्या ये हमारे लोकल सिचुएशन थी या ट्रंप हैज़ टू मच ऑन हिज प्लेट, उनके अपने ही और बड़े मामला थे डील करने के, क्या फैक्टर रहा? एक तो मैं आपने जो मोदी की बात की 2019 में, आपको याद होगा उसने ये भी बयान दिया था, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है बयान देने में, कि जी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली के लिए नहीं रखा। Exactly. He is on record. He said that. इसमें जो ट्रंप की हमने बात की, एक तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ट्रंप एक जिसे कहते हैं ना वखरा किस्म का प्रेसिडेंट है। वो अमेरिकन ट्रेडिशनल एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं, वो अमेरिकन डीप स्टेट का बंदा नहीं, अमेरिका के जो रवायती सिस्टम का बंदा नहीं। अमेरिकन रवायती सिस्टम बहुत प्रो इंडियन है, उसमें घुसे हुए हैं इंडियन लॉबी के लोग, लेकिन ट्रंप की सोच मुख्तलिफ है। वो जंगों के खिलाफ है, जंग रोकना चाहता है, जंग कराना नहीं चाहता।
जंगजू नहीं है, इज नॉट अ कोल्ड वॉरियर। तो ट्रंप की और मेरा अपना ख्याल है, दिस इज माई असेसमेंट, कि आई थिंक ही जेन्युइन लाइक्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। उसका पाकिस्तान के साथ क्या है यारी दोस्त, न्यूयॉर्क में रहा है, न्यूयॉर्कर में पाकिस्तानी बहुत हैं, यार दोस्त भी खुले डुले हैं, एंड वो हमारी तरह खुला डुला बंदा है, कोई इस तरह डीप नहीं है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ पाकिस्तानीज एंड ही वांट्स टू टेक दैट पोजीशन कि मैं आगे ना भड़काऊं किसी तरीके से हिंदुस्तान के स्टोर्स पर। आपको याद है 2019 में भी उसने कश्मीर की बात की थी, अब फिर उसने कश्मीर की बात दोहराई है। तो उस दूसरी बात है कि इस वक्त उसके यू राइट, देयर इज ऑलरेडी टू मच ऑन हिज प्लेट। आप ये देखिए कितना बड़ा उसने काम किया है। माइक वॉल्ट्स उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो करीबी साथी भी था। उसको पता चला कि जब नेतन्याहू आया मिलने के लिए वाशिंगटन में ट्रंप को, तो इसने खुफिया मुलाकात की माइक वॉल्ट्स ने, कौमी सलामती के मशीर ने, नेतन्याहू के साथ, और नोट्स एक्सचेंज किए ईरान के बारे में कि हमारा ये मौक़िफ़ है, आप ये करें, उसकी मदद की। जब उसको ये पता चल गया उसने इसको फारग कर दिया। इसका मतलब है कि आफ्टर जॉन एफ कैनेडी ये पहला अमेरिकन सदर है कि जो अमेरिका की इजरायली लॉबी, जो बड़ी पावरफुल लॉबी है, उसका पूडल नहीं है, उसका कोई पिट्ठू नहीं है, ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन। अगर उनके हवाले से वो स्टैंड ले सकता है तो इंडिया किस बात की मूली है। जी शाह साहब, इस वक्त पूरे दुनिया की मेरा ख्याल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का से कह लें या बर्लिन वॉल की फॉल के बाद इतनी जो एक टेक्टोनिक प्लेट्स की जो शिफ्टिंग हो रही है, नेटो की हैयत बदल रही है, WTO वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, और न्यू एलाइज एंड एक्सेस जो हैं, ये चीन, रूस, ईरान एक तरफ ये आ रहा है, और ये टेरिफ वॉर जो चल रही है, पाकिस्तान के लिए क्या, हमारी इस लार्जर पिक्चर के अंदर हमारी क्या तरजीहात होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि अगले 10 साल में 5 मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया हमारे स्ट्रेटेजिक स्पेस है। अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान पहली दफ़ा दबाव में आया है जनूबी एशिया में। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, उनकी ऑटोनमस सोच हो गई है। हिंदुस्तान को उस तरह आशीर्वाद नहीं मिल रही अमेरिका से जो पहले मिलती थी। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस क्राइसिस में एक टर्निंग पॉइंट हो गया है कि हिंदुस्तान को वो पजीराई नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसका वो ख्याल था जो रवायती बैशिंग करेगा ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उनको अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की पोजीशन, हालांकि हालात इतने थे, सारा कुछ था, अल्लाह के फल से क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच बात कर रहे हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। तो उस हवाले से एक क्वालिटेटिव चेंज आया और एक बुनियादी तब्दीली तो आ रही है ना। देखें जी, प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रिजाइडिंग ओवर अ डिक्लाइनिंग अमेरिका and Prime Minister Modi is presiding over a divided and a declining India. इंडिया के इसके अंदर अब जो कास्ट का उसने सेंसस किया है, ये आप देखेंगे ये गले पड़ जाएगा, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इंडियन सोसाइटी इज वेरी डीपली कास्ट रिडन। मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, इस सारे उसमें उनका ओकेजनली बयान आता है, मगर वो उस तरह के एक्टिव शाह साहब नहीं नजर आते। और जो आपने इंटरनेशनली ये सिचुएशन जो बताई है, उसके अंदर क्विकली लास्ट हम उसको सम अप कर दें कि उसके लिए हमारे इंटेग्रेशन हमारे लिए कितना हाउस इन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर PTI को भी बीच में इनकॉर्पोरेट करना। ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया इस मुल्क पर। और इस वक्त अव्वलीन तरजीह दाखिली हवाले से होनी चाहिए हीलिंग टच। हीलिंग टच से मुराद है दस्ते शफा, जिसमें हिज़्ब इख्तलाफ PTI ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस क्राइसिस में। एक बाकायदा दे हैव रिजन टू द ओकेजन, हर इशू पर स्टैंड लिया है। इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, वो प्राइम मिनिस्टर थे पुलवामा के दरमियान, उन्होंने और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने वो जो, आई वुड से कि दिस वाज वन ऑफ पाकिस्तान 3 फाइनेस्ट आवर्स हुए हैं। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसको, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 98 में, आई वॉज द चीफ स्पोक्समैन एंड आई वॉज द फर्स्ट टू एडवाइज हिम कि मियाँ साहब कड़ाके कट दो, जो कट दिए थे उन्होंने 98 में। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान,
बड़ा दबंग, उससे पहले चीफ मार्शल सुहेल अमान भी बड़े दबंग थे, वो स्टैंड लिया, फाइनल स्टार। और इस दफ़ा आई थिंक द मैन ऑफ द मैच आई वुड से इज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर। ही इज़ रिजन टू द ओकेजन, और वो वाकई जिस तरह हमने हैंडल किया, दिस इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फाइनल स्टार्स इन नेशनल सिक्योरिटी। बाकी जो सिविलियन की आदत है वो उसमें थोड़ा सा लेट्स होप कि उनको भी कुछ एट द एंड ऑफ द डे अपना हाउस इन ऑर्डर करना बड़ा जरूरी है, बाहर के इश्यूज को नजरअंदाज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बॉर्डर्स के हवाले से बात हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और माहिर मेशे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अभी से कुछ देर में डॉक्टर साहब हमारे साथ में होंगे। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सारा जोर तो हमने पाकिस्तान की सियासत पे लगा लिया है, सारा जोर हमारा बॉर्डर्स की तरफ है, तवज्जो वहाँ पर है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या चल रहा है? पिछले कई दिनों से हमें इसके हवाले से कोई मुस्बत खबरें ना सुनने को मिली है ना देखने को मिली है। अब नया जो बजट तैयार होने जा रहा है, उसके हवाले से क्या आपके पास शुनीद है कि किस किस्म का, किस नौयत का बजट? जी, मुझे कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। जो इशारे आ रहे हैं, जब बजट आएगा तब आएगा, देखेंगे। मगर अभी जो लेटेस्ट आई है, आज हमारे दोस्त शहबाज राना साहब ने भी इस पर खबर की हुई है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से भी बात की है, तो उसको डिनाइल नहीं आया। खबर ये है कि जो बजट इस दफ़ा आ रहा है तो उसके अंदर पिछले साल जो 13,000 अरब रुपए का जो उसके अंदर टैक्सेस का हदफ था, उसको बढ़ा के जो टैक्स का टारगेट है वो 14,3 ट्रिलियन, मतलब 14,300 अरब रुपए के जो है ना टैक्सेस का टारगेट लगा रहा है। याद रहे कि पिछले साल जो है वो 850 का ऑलरेडी गैप आ गया हुआ है, ये 2 ट्रिलियन बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर बताया जा रहा है कि 500 अरब रुपए के और टैक्सेस लगाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने शायद ये मेरा इब्तदाइया सुन लिया होगा, क्या इस पे कहेंगे और क्या ये सही फैसला होगा? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। असल में जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हर कीमत पर IMF से कर्जे की किस्त मिल जाए और अमेरिका की आशीर्वाद रहे। मईशत की बेहतरी इनके एजेंडे में शामिल नहीं है, आवाम को रिलीफ देना उनके एजेंडे में शामिल नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में ये समझती रही हैं कि इख्तियार में रहने के लिए अमेरिका की आशीर्वाद और पाकिस्तान के आशीर्वाद और IMF का कर्जा चाहिए। तो उसी तरफ इनकी पूरी कोशिश है। ये है ही नहीं कि आवाम को कहीं रिलीफ देना है, मईशत में बेहतरी लानी है। अब आप जो है टैक्स की चूँकि आपने बात की है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब से। उन्होंने खुद ये फरमाया था, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, कि हमारा FBR जो है, जितना पाकिस्तान में टैक्सों की इस्तेदाद है उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है वो। लेकिन वो तो उस वक्त है ना जब आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं। कुछ 70,000 अरब रुपए का जो ब्लैक मनी है जिसको आप बड़े हद तक आप मैं तो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, मगर हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं जी डिजिटलाइजेशन करना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास डिटेल नहीं है, आपको कौन सी डिजिटलाइजेशन चाहिए? अगर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, तो क्या आपके पास डिटेल नहीं है? क्या बैंकों में जो 32,000 अरब के डिपॉजिट हैं उसकी तफसीलात आपके पास नहीं है? क्या लोगों ने बॉन्ड्स में, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में जो पैसे लगाए हैं, कौमी बजट में लगाए हैं? तो ये डिजिटलाइजेशन का ड्रामा करके चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ मुल्की पानामाज जो है, जिसकी डिटेल हम लोग के पास है, अगर वो उन पर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें तो मेरा वज़ीर आज़म साहब कहते हैं 15,000 अरब रुपया कम है। डॉक्टर साहब, आप ये कंसिस्टेंटली हमारे हर प्रोग्राम में तकरीबन जो है ये कहते रहते हैं कि ये 15,000 अरब से भी ज़्यादा का आप 1 2 3 4 बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके रिकॉर्ड में मौजूद हैं, अगर ये चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। मगर ऐसा हो नहीं रहा, हर साल ये धमकियां लगाई जाती हैं कि इस दफ़ा उनको पकड़ेंगे, मगर हकीकत ये है
कि पिछले साल भी जो था इन्होंने सैलरीड क्लास का कीमा निकाल दिया कि इनकम टैक्स का जो है 10% सैलरीड क्लास से ले रहे हैं। सरकारी मुलाजमों की तो फिर भी बढ़ाई जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर में बेचारे हमारे जैसे लोग हैं उनको गर्दन दबा के मरोड़ के 10% सैलरीड क्लास से लेते हैं, और ट्रेडर्स उनसे 0.6%, ये आपको तो पता है, ये मैं नाजरीन को बता रहा हूँ, 0.6% ये ट्रेडर से पूरे पाकिस्तान के लिया जाता है, और तनख्वाहदार तबके से 10% जो काबू में आया हुआ है उसकी गर्दन मजीद छोड़ते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं 15,000 अरब रुपए वाला, ये बातें ही होंगी या होगा कुछ? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 15,000 तो उन्होंने इस वक्त कहा था जो पाकिस्तान में कैपेसिटी है, यानी उन्होंने ब्लैक मनी को नहीं देखा था। हमने वो मिला के जब मैंने फिगर निकाली है तो वो 23,000 अरब रुपया कम वसूल हो रहा है। और इस हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है उसमें आपके भी इल्म है कि 13.7% का टारगेट रखा है टैक्स GDP का 2027 में। इसका मतलब ये है कि ये जो 23,000 अरब की शॉर्टफॉल है ये 2027 में भी रहेगी। लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा ये गिला शिकवा है कि जब आप उनका केस प्लीड करते हैं तनख्वाहदार तबकों का, तो मैं भी तो तनख्वाहदार तबकों से तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है रिटायर्ड लोग जो हैं सैकड़ों रोज़ाना सोशल मीडिया पर करते हैं जी फला आदमी की बेल हो गई, फला की नहीं। अरे भाई, आप अपनी बात तो करो कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ताजिर टैक्स नहीं दे रहे, सनतकार नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी माफिया नहीं दे रहा, और सैलरीड क्लास को और पेट्रोलियम लेवी लगा के लोगों को रगड़ा जा रहा है, तो आखिर ये कब? जी ये अच्छा कि आपने रेज कर दी बात कि अभी भी वो जो है पेट्रोलियम की जो दुनिया भर में जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो $10 के करीब नीचे आई है। उसके पैसे बढ़ाने की बजाय वो एक ढकोसला किया गया कि जी हम बिजली में शिफ्ट कर देंगे, वो फिर बाद में कहा वो भी नहीं किया। अब 18 रुपये लेवी पेट्रोल की कीमत के अंदर वो लिए जा रहे हैं, और साथ में कहे जा रहे हैं कि जी मिनी बजट तो देखे ना हमने नहीं लगाया। और ये इसको अगर मिनी बजट ना कहें तो क्या कहें डॉक्टर साहब? नहीं, ये इसको मिनी बजट मैं नहीं कहता, इसको मैं भत्ता कहता हूँ। ये भत्ता है इसलिए कि इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता और ये टैक्स नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान, आप देख लें कि इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, वो उसको टैक्स नहीं कह रहे हैं, और FBR भी इसको टैक्स नहीं दिखा रहे हैं, इसको अलग दिखाया जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी ये भत्ता है। तो मैंने भी ये देखा कि 2012 में 60 अरब रुपए पूरे साल का लिया गया था, इस साल को 1100 अरब रुपए लिया जा रहा है। तो ये जो 1100 अरब का भत्ता, इसका ये मल्टीपल इफेक्ट होता है। भत्ते का बताया गया था हमें, एक जो है ना लॉलीपॉप दिया गया कि जी वो चुप कराने के लिए कि जी वो देखें बलूचिस्तान की सड़कें बनवाएंगे, तो वो अभी तक उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि जी वो अब जाहिर है अगले बजट के अंदर कुछ ना कुछ उसकी जिक्र आ जाएगा, मगर इसके दौरान तो वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मेरा आपसे डॉक्टर साहब एक और है कि पिछले साल जो है जो ये पुराना तरीकाकारी क्योंकि टैक्सेशन का है वो 13,000 अरब की भी बजाय वो रिवाइज करके जो है 12.3 ट्रिलियन के ऊपर आ गया इन्फ्लेशन की वजह से। पिछला पूरा नहीं कर सके, 800 अरब रुपए से ज़्यादा की शॉर्टफॉल है। तो 2000 इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसी गवर्नमेंट के मुलाजमों से 98% को वो इनामों कराम देने के बावजूद तो अगला 2000 अरब कैसे लेंगे? जी बिल्कुल, तो 1100 अरब का शॉर्टफॉल इस साल के आखिर तक हो जाएगा। देखिए, एक तरफ तो ये टैक्सों का मसला है, दूसरी तरफ तालीम का बजट कम कर रहे हैं, तीसरी तरफ सेहत का बजट कम कर रहे हैं, तीसरी तरफ तरक्याती अखराजात का बजट कम कर रहे हैं। बचतों की शरह आपकी गिर रही है। बचतों की शरह किसी ज़माने में 20% होती थी, वो 13% पर आ गई। तो आप ये देखें कि जब बचतें भी नहीं हो रही, मुल्क की सरमायाकारी वन ऑफ द लोएस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ गई। SIFC ने क्या किया हमें तो आज तक समझ नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि टैक्सों की वसूली भी नहीं कर रहे हैं, आपकी बढ़ रही, बचतें भी नहीं बढ़ रही, सरमायाकारी भी नहीं बढ़ रही, और शाहाना अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, अय्याशियाँ भी बढ़ रही हैं, आवाम के ज़ख्मों पर ज़ख्म छिड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, फिर आप कहेंगे बार बार एक ही बात करते हैं, अरे इस साल $7 अरब ज़्यादा आ रहे हैं आपके रेमिटेंसेज में, यानी पिछले साल 21 अरब थे, इस साल 28 अरब हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा था, इसका 70% से 4 मुल्कों से आ रहा है, UAE, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, बरतानिया। अगर इसमें कभी झटका लगा FATF का और ये $28 अरब पे आप ले गए हैं, हमारा जो है 8%, 8.5% है GDP का, भारत का 3% है, 3 गुना। और भारत का शाह साहब, वो बस लास्ट में ये कह दूं कि आपने बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब जिक्र किया कि हेल्थ एजुकेशन के पैसे कम कर रहे हैं, सोशल सेक्टर्स के कम कर रहे हैं,
हाँ, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक हो कि कैबिनेट की तनख्वाहें जो हैं वो तकरीबन 1,80,000 से 5 लाख और पता नहीं वैसे मैं आपको बता दूं ये छुट्टी के रोज 5.5 लाख इतवार के रुपए रोज किया बढ़ा गया। दिया गया है। छुट्टी के रोज ये था वो। छुट्टी के रोज उनके अपने खर्चे कम नहीं करके बल्कि पर्क्स बढ़ा रहे हैं। आपके हमें जो है सैलरीड क्लास को टैक्स भी और लगा रहे हैं और एजुकेशन हेल्थ सोशल सेक्टर के पैसे भी काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके हमारे वक्त देने थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपको भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।